गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू अजांग आईएएस एकेडमी। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस सेशन में। ज्योग्राफी ऑप्शनल के सिलेबस के बारे में हम बात कर रहे थे। ज्योग्राफी ऑप्शनल का सिलेबस न सिर्फ उन बच्चों के लिए ज़रूरी है जिनका ऑप्शनल ज्योग्राफी है, बल्कि जीएस के बच्चे भी जो प्रीलिम्स या मेंस की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर किन टॉपिक्स को हम पढ़ें उसके बारे में भी जानकारी हमें प्रदान करता है। तो हमने लास्ट सेशन में अगर आप देखेंगे तो ज्योग्राफी ऑप्शनल का सिलेबस किस प्रकार का है, पेपर 1 क्या है, पेपर 2 क्या है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करी थी। एंड पेपर 1 के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो टोटल 10 टॉपिक हमें देखने को मिलते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी के 5 टॉपिक, ह्यूमन ज्योग्राफी के 5 टॉपिक, प्राकृतिक भूगोल के 5 टॉपिक और मानव भूगोल के 5 टॉपिक। उसमें से हमने जियोमॉर्फोलॉजी जो है, भू आकृति विज्ञान, इसके बारे में लास्ट सेशन में बात कर ली थी। अब हम इस सिलेबस के डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान के बारे में। जलवायु विज्ञान क्या होता है, उसके अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। साथ ही साथ मैं बात करूंगा जीएस के बच्चों के लिए भी, जीएस में किस प्रकार से कौन कौन से टॉपिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हम आज क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान की बात करेंगे, इसमें हमें जीएस में और ऑप्शनल में कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलता, कोई अंतर नहीं देखने को मिलता, दोनों एक जैसे पार्ट हैं। आप देखेंगे वही टॉपिक जो आपको यहाँ ऑप्शनल के सिलेबस में दिख रहा है, उसी टॉपिक से प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आते हैं, उसी टॉपिक से जीएस पेपर 1 के अंतर्गत भी हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा डिफरेंस आता ही नहीं है। जियोमॉर्फोलॉजी में कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो सिर्फ ऑप्शनल में पढ़े जाते हैं, बाकी 85-90% टॉपिक्स वही है जो जीएस में भी पढ़े जाते हैं, प्रीलिम्स के लिए भी पढ़े जाते हैं। पर कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा हमने देखे थे जो जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत आते हैं, वो आकृति विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। लेकिन आज जिस सेक्शन को हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान, उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे टॉपिक्स, सिलेबस की तरफ अगर हम बढ़े, जलवायु विज्ञान क्लाइमेटोलॉजी को अगर हम देखें तो इसके अंदर जितने टॉपिक्स यहाँ पर मेंशन्ड हैं वो सब के सब यूं के यूं जीएस में भी हमारे लिए काम आते हैं। इवन दैट आप देखेंगे इनमें से कुछ से प्रीलिम्स में भी अभी अभी इसी साल 2024 में देखेंगे तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए हैं, या हर साल अगर आप देखें तो इन सभी टॉपिक से प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी यहाँ पर ज्योग्राफी ऑप्शनल में कुछ अलग नहीं पढ़ना होता है। ये पर्टिकुलर सेक्शन तो पूरा का पूरा ऐसा है जहां पर हमें ज्योग्राफी ऑप्शनल में कुछ अलग नहीं पढ़ना होता, कुछ नया नहीं जानना होता है। वही चीजें जो हम प्रीलिम्स के लिए जानने की कोशिश करते हैं, वही चीजें जो हम जीएस के लिए पढ़ते हैं, वही सारे टॉपिक्स यहाँ पर भी हमें पढ़ने होते हैं। अगर हम टॉपिक्स को देखें, एक टॉपिक के बारे में बात करें, टेम्परेचर एंड प्रेशर बेल्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, पहला टॉपिक जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, विश्व के ताप एवं दाब कटिबंध। कटिबंध या बेल्ट का मतलब होता है कुछ क्षेत्र, कुछ जोन, जो अर्थ पर अगर हम देखें, पृथ्वी पर अगर हम देखें तो कुछ ऐसे हॉरिजॉन्टल जोन्स जो होते हैं, आड़े पट्टे जो होते हैं, ये वाले क्षेत्र, इनको हम बेल्ट या कटिबंध के रूप में जानते हैं। कटी यानी कमर, बंध यानी बांधने वाला, जो कमर में बेल्ट बांधते हैं हम, कटी को बांधने वाला, कमर को बांधने वाला, तो बेल्ट जैसा पार्ट जो हमें दिखाई देता है उसको हम कटिबंध या बेल्ट के रूप में देखते हैं। कौन कौन से बेल्ट हमें देखने हैं, टॉपिक सीधा साफ साफ सिलेबस में क्या मेंशन्ड है, टेम्परेचर एंड प्रेशर बेल्ट, यानी तापमान के कौन कौन से बेल्ट हैं, यहाँ पर कौन कौन से हमारी अर्थ पर कौन कौन से बेल्ट दिख रहे हैं जो कि हायर टेम्परेचर के हैं, उच्च तापमान के हैं, या लोअर टेम्परेचर के हैं, निम्न तापमान के हैं, या मॉडरेट टेम्परेचर के हैं, मध्यम तापमान के हैं। ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हमें देखने को मिलते हैं, कौन कौन से बेल्ट हमें देखने को मिलते हैं, एक तो हमें ये पढ़ना है, ये जानना है। दूसरा, प्रेशर बेल्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दाब पेटियां, इनमें से कौन कौन सी जगह वो है जहां पर हाई प्रेशर रहता है, उच्च दाब रहता है, या निम्न दाब रहता है, लो प्रेशर रहता है, किन किन जगहों पर हमेशा बना रहता है। कुछ जगह ऐसी है जहां पर हमेशा हर समय लो प्रेशर निम्न दाब बना रहता है, कुछ जगह ऐसी है जहां पर हमेशा हर समय हाई प्रेशर उच्च दाब बना रहता है। तो कौन कौन से बेल्ट हैं, वो कौन कौन सी पेटियां हैं, उनके क्या कारण हैं, यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उनको नहीं जानना है। उनके क्या कारण हैं एंड उनके क्या प्रभाव हैं, खास तौर से मानव पर, क्योंकि मैं आपको लास्ट सेशन में भी बात कर चुका हूं, मानव पर्यावरण संबंध, मेन एनवायरमेंट रिलेशनशिप को ही ज्योग्राफी कहते हैं। यानी हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हमें वो पर्यावरण में होने वाली घटनाएं, जैसे कि टेम्परेचर एंड प्रेशर बेल्ट्स, ये अपने आप में पर्यावरण में, खासतौर से क्लाइमेट वाले सेक्शन में होने वाली कुछ घटनाएं हैं जिनका हम पर क्या प्रभाव पड़ता है, मानव पर, हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ये डेफिनेटली हमें यहाँ पर जानना होता है। तो वो टेम्परेचर एंड प्रेशर बेल्ट्स हमें कैसे अफेक्ट करते हैं, हमें कैसे प्रभावित करते हैं, ये भी हमें यहाँ पर जानना होता है।
अगर आप देखें तो जीएस में, प्रीलिम्स में भी ये पढ़ना पड़ता है, मेंस में भी यहाँ पर हमें पढ़ना पड़ता है, ऑप्शनल में भी हमें ये पढ़ना पड़ता है। सेम टॉपिक है, तीनों ही तरफ जो है सेम सेक्शन हमें पढ़ना होता है, कुछ स्पेशल नहीं है यहाँ पर, कुछ नया नहीं है यहाँ पर। दूसरा देखेंगे हीट बजट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का तापीय बजट। ताप, टेम्परेचर, हीट जो है वो हमारी अर्थ के पास में कितनी आ रही है, कितनी जा रही है। बजट शब्द का मतलब ये होता है हमारी जेब में कितना रुपया आ रहा है, कितना रुपया जा रहा है। भारत सरकार बजट रिलीज करती है, भारत सरकार के पास में कितना पैसा आ रहा है और कहाँ कहाँ पर वो खर्च करने वाले हैं, यही कहलाता है बजट। आपकी जेब में 100 रुपया है, आपके दिमाग में एक प्लानिंग चलेगी, 100 रुपये में मैं ये कर लूंगा या ये कर लूंगी, वो कर लूंगा, वो कर लूंगी, 100 रुपये इस प्रकार से खर्च किए जाएंगे। हो सकता है आपके दिमाग में प्लानिंग हो 100 के 100 बचाए जाएंगे, हो सकता है आपके दिमाग में हो 100 के 100 खर्च किए जाएंगे, या आधे खर्च किए जाएंगे, आधे बचाए जाएंगे। जो कुछ भी आप प्लानिंग बनाते हो दैट इज द बजट, उसी को हम बजट के रूप में देखते हैं। यहां पर्टिकुलर रुपयों के बजट की बात नहीं हो रही है, यहां हम बात कर रहे हैं हीट बजट। पृथ्वी के ऊपर कितना ताप, कितना हीट आ रहा है और कितना जा रहा है, यह हमें देखना है। और उससे क्या हो रहा है, इतना सारा आ रहा है तो उसका पृथ्वी पर कुछ ना कुछ इफेक्ट हो रहा होगा, प्रभाव हो रहा होगा, उसको हमें जानना है। और जो जा रहा है उसका भी पृथ्वी पर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ रहा होगा, उसको भी हमें समझना है, खासतौर से मानव पर, ह्यूमन सोसाइटी पर, मानव समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, यह हमें यहां पर जानना रहता है। अगर हम देखें तो अगेन ये वाला टॉपिक भी प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस ऑप्शनल के काम का था। सेकंड वाला टॉपिक भी अगर आप देखेंगे तो प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस ऑप्शनल के काम का है, तीनों ही जगह पर कॉमन है, कुछ नया नहीं, स्पेशल नहीं। तीसरा टॉपिक जो आप देख रहे हैं दैट इज द एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, वायुमंडलीय परिसंचरण। यानी इस एटमॉस्फेयर में, इस वायुमंडल में, ये जो हमारी अर्थ है इसके चारों तरफ एक स्फीयर और है, एक गोला और है जिसको हम कहते हैं वायुमंडल, जो कि हमें अपने आसपास है, हम इसको देख नहीं सकते हैं, ये हमें जो है दिखता नहीं है, जितने भी वायुमंडल के कण हैं वो हमें दिखते नहीं है। कभी कभी कुछ कुछ दिख जाते हैं पर ज़्यादातर समय ये हमें नहीं दिखता है। तो कलरलेस है, अडरलेस है, गंधहीन है, रंगहीन है, इस वजह से हम इसको सिर्फ फील कर पाते हैं। हम अंदर सांस लेते हैं, सांस अंदर आ रही है, वापस जा रही है, एयर का जो है हमें दिख फ्लो जो है वो हमें दिख रहा है, हवा अंदर जा रही है, वापस बाहर निकल करके आ रही है। ये जो पूरा एटमॉस्फेयर है, ये जो पूरा वायुमंडल है, इसके अंदर सर्कुलेशन चलता है, परिसंचरण चलता है। यानी ये जो एयर है, ये जो वायु है, ये मूव करती रहती है, एक जगह से दूसरी जगह बढ़ती रहती है। जनरली आपने हवा चलती हुई देखी होगी, जीवन में हमने सबने हवा चलती हुई देखी होती है। वो हवाएं क्यों चल रही हैं? कुछ जगह ऐसी है जहां पर परमानेंट चल रही है, कुछ जगह ऐसी है जहां पर हमेशा हर समय चल रही है, उनको हम कहते हैं प्लेनेटरी विंड्स, भूमंडलीय पवनें। वो कैसे चल रही हैं वो भी हमें समझना है, प्लेनेटरी विंड्स को हमें समझना है, एंड लोकल विंड्स को भी हमें समझना है, स्थानीय पवनें जो किसी विशेष जगह पर चलती। जैसे भारत में आप नाम सुनते हो लू, लू चल रही है साहब, अभी अभी आपने देखा होगा, जो अप्रैल मई जून का जो समय रहा है उसके अंदर हमने कई बार ये शब्द अखबारों में बार बार सुनने में, पढ़ने में आता रहा कि लू चल रही है साहब, फला जगहों पर लू चल रही है, फला जगहों पर उष्ण लहर, हीट वेव्स चल रही है। तो ये सब क्या होते हैं? लोकल विंड्स, खासतौर से उसमें लू जो है भारत में चलने वाली एक लोकल विंड है। तो ऐसी लोकल विंड्स, स्थानीय पवनें क्या होती हैं? और कुछ ऐसी होती है जो हर समय चलती रहती है, हर समय, कभी भी आप जाओ, सुबह शाम दिन रात, सर्दी गर्मी, जुलाई अगस्त या जनवरी फरवरी, कभी भी जाओ, वो हर समय एक ही दिशा में चलती हुई आपको दिखाई देगी, उनको हम कहते हैं प्लेनेटरी विंड्स। तो इस प्रकार के बहुत सारे सर्कुलेशंस जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में चलते रहते हैं, जिनको हम एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, वायुमंडलीय परिसंचरण के रूप में देखते हैं। इनको अलग अलग वैज्ञानिकों ने खोजा है। हेडली ने खोजा, उसको पूरा हमने एक हेडली सेल या हेडली कोश नाम दे रखा है। फेरल ने खोजा, उसको हमने फेरल कोश नाम दे रखा है। पोल्स के आसपास जो बनता है, ध्रुवों के आसपास जो बनता है, उसको हमने पोलर सेल या ध्रुवीय कोश नाम दे रखा है। तो ऐसे बहुत सारे प्रकार के, खासतौर से 3 सेल्स में, 3 प्रकार के कोश में हमें एटमॉस्फेयर का सर्कुलेशन, वायुमंडल का परिसंचरण देखने को मिलता है। तो उसको हमें डिटेल में यहाँ पर जानना होता है, वो कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है, और इन सब का हम पर क्या प्रभाव हो रहा है। डेफिनेटली जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं उसका मानव समाज पर क्या प्रभाव हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ अच्छा प्रभाव होगा, कुछ बुरा प्रभाव होगा, जो कुछ भी वॉट एवर है वो हमें जानना ही जानना है। बिकॉज ज्योग्राफी इज दी मेन एनवायरमेंट रिलेशनशिप, मानव और पर्यावरण के बीच का संबंध ही ज्योग्राफी है। तो ये एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एक ऐसा टॉपिक है जहां पर प्रीलिम्स, मेंस में और ऑप्शनल में, तीनों में क्वेश्चन आने वाले हैं।
कॉमन टॉपिक है। अगेन यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, ये 3 टॉपिक अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं, तीनों में से एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो सिर्फ ऑप्शनल के लिए पढ़ना पड़ता हो। मैं जनरली ये इसलिए कंपेयर कराता चलता हूँ ताकि बच्चों जो जिनका ऑप्शनल ज्योग्राफी नहीं है उनको भी समझ आए कि हमें क्या क्या पढ़ना होता है प्रीलिम्स के लिए, जीएस के लिए, या मेंस के लिए भी जीएस वाला पार्ट जो है उसके अंदर हमें क्या पढ़ना होता है। और साथ ही साथ जिनके दिमाग में ये जो मिथ बैठा होता है, जो मिथक बच्चों के दिमाग में फिट होता है, अरे ज्योग्राफी ऑप्शनल में तो बहुत पढ़ना पड़ेगा, कहाँ पढ़ना पड़ेगा, आप ज्योग्राफी ऑप्शनल नहीं लोगे तब भी ये सब टॉपिक पढ़ने ही पड़ेंगे, और लोगे तब भी यही टॉपिक पढ़ने हैं आपको। तो एक ही चीज पढ़ के अगर आप दो दो तीन तीन जगह नंबर ला सकते हो, प्रीलिम्स भी क्लियर कर सकते हो, मेंस भी क्लियर कर सकते हो, ऑप्शनल भी क्लियर कर सकते हो, एंड इवन दैट इसका बहुत बड़ा एडवांटेज ज्योग्राफी ऑप्शनल का इंटरव्यू में भी मिलता है। तो सब जगह जब आपकी हेल्प हो सकती है तो इससे बढ़िया और क्या चीज हो सकती है, इससे बढ़िया ऑप्शनल हमारे लिए क्या हो सकता है। राइट, नेक्स्ट इसी में एक टॉपिक हम देखते हैं, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी, स्थिरता, वायुमंडलीय स्थिरता एवं अस्थिरता। स्टेबिलिटी का मतलब होता है जब आप एटमॉस्फेयर को एकदम स्टेबल देखते हो, ना कोई हवा चल रही है ना कोई बारिश आ रही है, एक जैसा माहौल जो है हम बना हुआ जब देखते हैं तो उसे हम एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी के नाम से जानते हैं। उसे हम वायुमंडलीय स्थिरता के रूप में देखते हैं। और ये स्थितियां कभी कभी बिगड़ती भी हैं, हम देखते हैं बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, बहुत तेज बारिश आ रही है, दिस इज नॉन एज इनस्टेबिलिटी, अस्थिरता। वायुमंडल का जो दाब है वो बहुत ज़्यादा घट बढ़ रहा है, ह्यूमिडिटी जो है वो बहुत ज़्यादा घट बढ़ रही है, हवाओं का प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा घट बढ़ रहा है, स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा घट बढ़ रही है, ये सब चीज़ों का बार बार घटना या बढ़ना, दैट इज नॉन एज इनस्टेबिलिटी। और जब ये इसमें से कुछ नहीं बदल रहा है, दैट इज नॉन एज स्टेबिलिटी, स्थिरता। तो वायुमंडल में कब कब स्थिरता आती है, स्टेबिलिटी आती है, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, क्या क्या स्थितियां बनती है जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर जो है वो स्टेबल हमें देखने को मिलेगा, स्थिर हमें देखने को मिलेगा, और कब कब इनस्टेबिलिटी, अस्थिरता हमें देखने को मिलती है, उन सब पॉइंट्स को हमें यहाँ पर जानना होता है, उन सब चीज़ों को हमें यहाँ समझना होता है। ये भी सेम टॉपिक जो है वो प्रीलिम्स, मेंस एंड ऑप्शनल तीनों के अंदर हमारे लिए काम आता है। नेक्स्ट, प्लेनेटरी विंड्स एंड लोकल विंड्स में आपके साथ बात कर ही चुका हूँ, वो हवाएं जो हमेशा हर समय चलती रहती है, आप सुबह शाम दिन रात, संडे मंडे, या जनवरी जुलाई अगस्त दिसंबर कभी भी देखो, हर समय चलती हुई दिखाई देती है, वो कहलाती प्लेनेटरी विंड्स, भूमंडलीय पवनें। और कुछ विंड्स ऐसी होती है जो किसी पर्टिकुलर समय पर चलती है, किसी पर्टिकुलर दिशा में चलती है, जैसे भारत में लू नाम की हवा चलती है, वो हम हर समय नहीं सुनते, अभी नहीं सुन रहे जुलाई में कि हमें जो है लू जो है नॉर्थ इंडिया में लू चल रही है साहब, ऐसी स्थितियां हम अभी नहीं सुनते। या हम दिसंबर में नहीं सुनेंगे कि लू चल रही है साहब, शीतलहर चलेगी, तब तो कोल्ड वेव चलेगी। तो कुछ विंड्स ऐसी होती है जो किसी पर्टिकुलर टाइम पर चलती है और किसी पर्टिकुलर स्थान पर चलती हैं, उनको हम लोकल विंड्स के रूप में देखते हैं, स्थानीय पवनों के रूप में हम देखते हैं, किसी स्थान विशेष पर लोकलिटी लेवल पर चलती हुई दिखाई देती है, तो उनको हमें जानना होता है। और उनके बहुत सारे प्रभाव होते हैं, जैसे लू चलती है भारत में, उसके अपने कुछ प्रभाव हैं, फॉन चलती है उसके अपने कुछ प्रभाव है, मिस्ट्रल चलती है उसके अपने कुछ प्रभाव है, हरमट्टन चलती है उसके अपने कुछ प्रभाव है। हर विंड जो हम देख रहे हैं, हर पवन जो हम देख रहे हैं, उसके अपने लोकल लेवल पर, स्थानीय स्तर पर कुछ अच्छे या बुरे प्रभाव हमें देखने को मिल सकते हैं, तो उनके बारे में भी हमें यहाँ पर बात करनी होती है। अच्छे बुरे प्रभाव स्पेशली मानव समाज के ऊपर, स्पेशली हमारे ऊपर, मानव के ऊपर उसका क्या प्रभाव रहता है, ये हमें यहाँ पर जानना होता है। जब भी हम सिविल सर्विसेज के लिए ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तब तो डेफिनेटली हमें मानव समाज पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में तो देखना ही देखना है, जानना ही जानना है, क्योंकि हम आगे चल करके इसी मानव समाज को सर्व करने वाले हैं, इसी ह्यूमन सोसाइटी को, इसी मानव समाज की सेवा करेंगे। इसी मानव समाज के लिए तो हम आईएएस बन रहे हैं, इसी मानव समाज के लिए तो हम आईपीएस बन रहे हैं, या किसी भी पोस्ट पर जा रहे हैं, तो इसी मानव समाज की सेवा करने के लिए सरकार आपको हायर कर रही है, आपको ये सर्विस पे, उस पोस्ट पे, उस सीट पे आपको बिठा रही है, कि आपको ये पोस्ट दी जाती है, इसीलिए दी जा रही है कि आप मानव समाज की सेवा करेंगे। तो हमें इन सब चीज़ों के, मानव समाज पर होने वाले, ह्यूमन सोसाइटी पर होने वाले इफेक्ट्स को, प्रभावों को बहुत अच्छे से जानना है, यानी इनका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जिसको हम कहते हैं। हमने सिर्फ थियरी थियरी पढ़ लिया, ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, ये होता है, उतने से काम नहीं चलेगा। ऐसा ऐसा होता है तो उसका हम पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वहां पर रहने वाले लोग जो हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये हमें डेफिनेटली पढ़ना है जब भी हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, या इवन दैट हम यूपीएससी के दुनिया में, यूपीएससी के सिलेबस में कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं,
उसको इसी पर्सपेक्टिव के साथ, इसी एंगल के साथ, इसी दृष्टिकोण के साथ हमें पढ़ना चाहिए। तभी हम जो मेंस में जिस टाइप के क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे, ऑप्शनल में जिस टाइप के क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे, उनका हम बेहतर आंसर, एक बेटर आंसर जो है वो हम दे पाएंगे, एक बेहतर उत्तर हम वहां पर लिख पाएंगे। नेक्स्ट अगर आप देखें तो विंड्स का ही कुछ और प्रकार के सर्कुलेशंस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। जैसे मॉनसून, जैसे अभी आप देख रहे हो भारत में मॉनसून का समय चल रहा है, मॉनसून की ऋतु चल रही है। ये मॉनसून इसी समय पे क्यों आता है सर? हमने कभी नहीं सुना फरवरी में मॉनसून आया हो, हमने कभी नहीं सुना अक्टूबर में मॉनसून आया हो, ऐसा हम कभी नहीं सुनते। ये जून जुलाई में क्या हो जाता है, 1 जून को मॉनसून जो है वो केरल को हिट करता है, तो 1 जून को ऐसा क्या होता है कि केरल तक मॉनसून पहुंचता है। ये मॉनसून होता क्या है, कैसे पहुंच जाता है, कैसे चला जाता है, रिट्रीट ऑफ मॉनसून होता है, कैसे निवर्तन होता है, वो सब चीजें हमें यहाँ पर जाननी होती हैं। एंड इसी में सरफेस से ऊपर एक और फिनोमिनन हमें देखने को मिलता है, ये इस सतह पर नहीं होता। हम मॉनसून को इसी सतह पर देखते हैं, बाकी जितनी भी विंड्स हम पढ़ते हैं वो सब इसी सरफेस पर देखते हैं। लेकिन इस सरफेस से ऊपर, सतह से ऊपर, यानी जिस जगह पर अपन रहते हैं वहां से काफी ऊपर, लगभग 8 से 10 किलोमीटर ऊपर कुछ विंड्स चलती है जो बहुत तेज चलती है, बहुत तेज। मतलब उनकी स्पीड है 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर प्रति घंटा, 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो विंड्स चलती हैं, जिनको हम जेट स्ट्रीम्स कहते हैं, जेट धाराएं या जेट स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। ये क्या होता है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है? डेफिनेटली वो भले चल वहां पर रही है, लेकिन वो यहाँ इस सतह पर हमको प्रभावित करती है। इस सरफेस पर हम जितने भी मानव रह रहे हैं, हम सबको प्रभावित करती है, हम सब पर इसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट, प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है। तो वो कैसे हमें प्रभावित कर रही है, कैसे हमको इम्पैक्ट कर रही है, ये भी हमें यहाँ पर जानना होता है। सेम अगर आप देखें तो विंड्स वाला जो टॉपिक है एंड मॉनसून जेट स्ट्रीम वाला जो टॉपिक है, सब प्रीलिम्स मेंस ऑप्शनल तीनों जगह कॉमन है, कुछ नया नहीं, कुछ स्पेशल नहीं। नेक्स्ट टॉपिक अगर आप देखेंगे, एयर मासेस एंड द फ्रंट्स, वायु राशि एवं वाताग्र जनन। वायु राशियां क्या होती हैं वो हमें यहां पर समझना होता है। अलग अलग प्रकार की वायु राशियां जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं, एयर मासेस देखने को मिलते हैं। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल अगर आपको दूं, सर्दी के दिन हो और आप घर के अंदर एकदम सारे खिड़की दरवाजे पैक करके, बंद करके एकदम अंदर बैठे हुए हो, अंदर आपको ठीक लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है। जैसे ही आप गेट खोलते हो, बाहर जो है वो जबरदस्त ठंडी हवा चल रही है, तो आप जैसे ही गेट खोलते हो आपको वहां का टेम्परेचर जो है वो एकदम से चुभने लगता है, अरे इतनी ठंड, जल्दी जल्दी गेट बंद करो। क्यों कर रहे हो आप? क्योंकि वो एक अलग एयर मास है और आपके रूम के अंदर एक अलग एयर मास है। मैं एक नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूँ आपको एयर मास का, वायु राशि का। वो जो बाहर, गेट के बाहर जो आप देख रहे हो, दैट इज अ डिफरेंट एयर मास, उसकी प्रॉपर्टीज अलग है, उसके गुण अलग हैं। और कमरे के अंदर जब आप देख रहे हो या घर के अंदर जब आप देख रहे हो, वो एक अलग एयर मास है, एक अलग प्रकार की वायु राशि है। ये तो जस्ट एक नॉर्मल एग्जाम्पल था, लेकिन धरती के ऊपर, अर्थ के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर पूरी की पूरी वहां के आसपास की जितनी हवा आप देख रहे हो, जितने एयर आप देख रहे हो, वो अपने आप में एक मास के रूप में, एक द्रव्यमान के रूप में, एक राशि के रूप में वहां है। उसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज है। तो उसके, मान लीजिए वो एक सेक्शन ऐसा है, तो दूसरे सेक्शन को अगर आप देखोगे, दूसरे पार्ट को अगर आप देखोगे, उसकी अपनी कुछ अलग प्रॉपर्टीज है। उसका अगला जो सेक्शन आप देख रहे हो, उसकी अपनी कुछ अलग प्रॉपर्टीज है। ऐसे अलग अलग प्रॉपर्टीज, अलग अलग गुणों वाली जो हवाएं, हवाओं का एक बड़ा द्रव्यमान, एक बड़ी वायु राशि, एयर मास जो है वो हमें देखने को मिलता है, उनको हम जनरली एयर मासेस कहते हैं। ये डिफरेंट टाइप के, अलग अलग प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं। तो उन एयर मासेस को हमें जानना होता है। उनका जो किनारा होता है उसको बोलते हैं फ्रंट्स। एक एयर मास इधर है, दूसरा एयर मास इधर है, तो इनके बीच का जो एक किनारा आपको दिख रहा है, इधर एक अलग प्रकार का एयर मास है, इधर एक अलग प्रकार की वायु राशि है। इनके बीच का जो किनारा है, जैसे मैंने अभी आपको जो एग्जांपल दिया उसमें जो गेट है, वो गेट एक तरफ आपके घर के अंदर जो एयर मास है और घर के बाहर जो एयर मास है, उन दोनों के बीच का किनारा है, वो कहलाता है फ्रंट। हिंदी में उसको हम बोलते हैं वाताग्र या फ्रंट। तो वो फ्रंट क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं, अलग अलग प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं। वो उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है, कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट, ऑक्लूडेड फ्रंट, स्टेशनरी फ्रंट, ऐसे अलग अलग प्रकार के फ्रंट्स, वाताग्र हमें देखने को मिलते हैं। तो उनकी अपनी अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ स्पेसिफिकेशंस होती हैं, उनको हमें जानना होता है। वो हमें कैसे प्रभावित करते हैं, ऑक्लूडेड फ्रंट बनेगा तो हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अधिविष्ठित वाताग्र, हिंदी में कहा जाता है अधिविष्ठित वाताग्र बनेगा तो हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, स्टेशनरी फ्रंट बनेगा, स्थैतिक वाताग्र बनेगा तो हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे सब चीजों के अपने अपने प्रभाव हैं, उनको हमें यहाँ पर जानना होता। बनते कैसे हैं, क्या प्रोसेस काम कर रहा है, क्या कौन सी प्रक्रिया काम कर रही है, और साथ ही साथ वो हमें कैसे प्रभावित कर रहे हैं, ये हमें जानना होता है।
इस टॉपिक को भी अगर आप देखें तो प्रीलिम्स मेंस ऑप्शनल तीनों में कॉमन है। नेक्स्ट आता है टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। साइक्लोन्स चक्रवात, हवाएं जब गोल गोल घूमती हैं उसको हम चक्रवात कहते हैं। चक्र की तरह वात, वात यानी हवा, हवा जब चक्र की तरह गोल गोल घूमने लगती है उसको हम चक्रवात कहते हैं। इंग्लिश में साइक्लोन जो है वो सांप की कुंडली से बना हुआ वर्ड है। सांप की कुंडली को जो है ग्रीक लैंग्वेज में साइक्लोस कहा जाता है, और उसी साइक्लोस वर्ड से साइकिल जो आप शब्द देखते हो, साइकिल भी गोल गोल ऐसे ही घूमती है, साइकिल का पहिया जो होता है, सेम वैसे ही उसी साइक्लोस वर्ड से जो है साइक्लोन शब्द बनता हुआ हमें दिखाई देता है। साइक्लोन शब्द जो है वो, या चक्रवात शब्द जो है वो गोल गोल घूमती हुई हवाओं को दर्शाता है या प्रेजेंट करता है। ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं टेम्परेट साइक्लोन्स, दूसरे होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, शीतोष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो इन दोनों को हमें समझना होता है। दोनों एकदम दिखते भले ही एक जैसे हैं, दोनों में हवा घूम रही है, लेकिन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अलग अलग हैं, दोनों की विशेषताएं बहुत अलग अलग हैं, बनने का तरीका अलग अलग है, बनने के क्षेत्र अलग अलग हैं, क्षेत्र अलग अलग, तरीके अलग अलग, प्रभाव लगभग एक जैसे, लेकिन फिर भी उनके गुणों में अंतर है। एक बहुत तेज चलता है, एक बहुत धीरे चलता है, एक बहुत लंबा चौड़ा फैला होता है, एक बहुत लंबा चौड़ा बहुत कम क्षेत्र में फैला हुआ हमें देखने को मिलता है। एक का स्ट्रक्चर अलग है, एक का स्ट्रक्चर अलग है, संरचना अलग है। तो दोनों में बहुत ज़्यादा भिन्नताएं जो हैं वो हमें देखने को मिलती है। तो इनको हमें डिटेल में समझना होता है, ये क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कौन कौन से प्रोसेसेस काम करते हैं, कौन कौन सी प्रक्रियाएं काम करती है जिससे इनका निर्माण होता है, और साथ ही साथ ये कैसे हमें प्रभावित करते हैं, कैसे हम पर इनका प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है। जैसे अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, हम सर्दी की जो बारिश देखते हैं, भारत में सर्दी की बारिश जो होती है जिसको हम मावट कहते हैं, दैट इज ड्यू टू दी टेम्परेट साइक्लोन्स। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो हैं वो भारत के वेस्ट में कहीं पैदा होते हैं, मेडिटेरेनियन सी के आसपास, और वो हम तक पहुंचते हैं जेट स्ट्रीम्स की मेहरबानी से, जेट प्रवाह की मेहरबानी से, और वो हम पर प्रभाव डालते हैं। सर्दी में जो खास तौर से नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में हम बारिश देखते हैं वो इसी की वजह से होती हुई दिखाई देती है। तो इनके कुछ प्रभाव हैं, कुछ इफेक्ट हैं। जैसे ये सर्दी की बारिश होगी तो ये उस समय पर जो एग्रीकल्चर हो रहा होगा, जो कृषि हो रही होगी, जो खेती हो रही होगी, उसको बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाती है। ऐसे हमें ये किसी न किसी प्रकार से प्रभावित करते हैं, इनका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हम पर देखने को मिलता है, जिसे हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो प्रीलिम्स में भी काम आता है। प्रीलिम्स वालों को भी समझ आ रहा होगा प्रीलिम्स में क्या क्या पढ़ना होता है, क्योंकि प्रीलिम्स का सिलेबस जब यूपीएससी का सिलेबस उठाते हैं, प्रीलिम्स में कुछ ही नहीं लिखा होता, इंडिया एंड वर्ल्ड की ज्योग्राफी, भारत एवं विश्व का भूगोल, इसके अलावा कुछ लिखा ही नहीं होता। तो उन्हें भी समझ आ रहा होगा, हम जब ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे तो ये टॉपिक्स हमें पढ़ने होते हैं वहां पर, प्रीलिम्स में भी यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। नेक्स्ट आता है टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, वर्षण के प्रकार और वितरण। वर्षण प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है जो एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर है, जल वाष्प है, वो किसी भी रूप में सरफेस पर आए, सतह पर आए, उसको हम प्रेसिपिटेशन या वर्षण के रूप में जानते हैं। जैसे रेनफॉल, वर्षा एक रूप है, इसके अलावा भी कुछ और रूप देखते हैं हम, जैसे स्नोफॉल, हिम वर्षा जिसको कहते हैं, जैसे जो ओले गिरना जिसको हम बोलते हैं, हेलस्टोन्स, वो हेलस्टोन्स ओले गिरने जैसी स्थितियां हमें देखने को मिलती हैं। मिस्ट देखने को मिलता है, धुंध देखने को मिलती है। ऐसे बहुत सारे रूप हैं प्रेसिपिटेशन के, वर्षण के अलग अलग प्रकार हैं। तो वो सारे प्रकार जो हैं वो हमें जानने होते हैं, सारे प्रकार, सारे टाइप्स जो हैं वो हमें जानने होते हैं, क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, उन सब के प्रोसेसेस हमें जानने होते हैं, उनका प्रभाव क्या है ये हमें जानना होता है, और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा कहाँ कहाँ पर होता है, इनका वितरण किस प्रकार से है, कहाँ कहाँ पर हमें ऐसा देखने को मिलता है, ये सब हमें यहाँ पर जानना होता है। अगेन ये टॉपिक ऐसा है जो प्रीलिम्स में भी काम आता है, मेंस में भी काम आता है, ऑप्शनल में भी काम आता है। लास्ट अगर आप देखेंगे टॉपिक जो लिखा हुआ, दैट इज द वेदर एंड क्लाइमेट, मौसम और जलवायु, क्या डिफरेंस होता है, दोनों जो शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों शब्दों में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है, और साथ ही साथ ये दोनों हमें कैसे प्रभावित करते हैं। वेदर भी हमें अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, तो क्लाइमेट, जलवायु भी हमें अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। इवन दैट क्लाइमेट जो है वो हमें और ज़्यादा अलग अलग तरीकों से प्रभावित करती है, हमारे बहुत सारे फैक्टर्स को कंट्रोल करती है। हमारा खान पान कैसा होगा, हम कैसे रहते होंगे, हमारे घर कैसे होंगे, आर्किटेक्चर कैसा होगा, हम घर कैसे बनाते होंगे, हम किस प्रकार के वेशभूषा जो है वो पहनेंगे, कपड़े किस प्रकार के पहनेंगे, इन सब चीज़ों पर क्लाइमेट का, जलवायु का प्रभाव रहता है। तो वो सब चीज़ें हमें जाननी होती है, ये हमें कैसे प्रभावित करते हैं, ये हमें कैसे अफेक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर जाननी होती है। एंड ये टॉपिक भी हमारा प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों के काम का है।
तो यहाँ अगर आप देखें क्लाइमेटोलॉजी सेक्शन में एक सिंगल टॉपिक ऐसा नहीं है जो आपको अकेले ऑप्शनल के लिए पढ़ना पड़ता हो, ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए। इवन दैट अगर आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी नहीं है तब भी ये सब कुछ आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए ये सब कुछ पढ़ना ही है, यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं। मेंस के लिए या ये सब कुछ आपको पढ़ना ही है, जीएस पेपर 1 के अंतर्गत यहाँ सबसे क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल नहीं भी लेते तब भी ये पढ़ना है, और यही पढ़ के आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल भी तैयार हो जाता है, या ज्योग्राफी ऑप्शनल में इनको पढ़ो, प्रीलिम्स और मेंस आपका ऑटोमेटिक तैयार हो जाता है। तो फायदा है, बहुत ज्यादा फायदा, एडवांटेज की स्थिति हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। राइट तो ये क्लाइमेटोलॉजी सेक्शन, जलवायु विज्ञान जो है वो हमारा सेक्शन है जिसके अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक्स, किस किस प्रकार के टॉपिक्स हमें देखने होते हैं, सिलेबस में लिखे हुए। ये सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं ये मैंने मेरी तरफ से नहीं लिखे हैं। सर ज्योग्राफी ऑप्शनल में प्रीलिम्स मेंस और ऑप्शनल से क्लास चलेगा? प्रीलिम्स मेंस ऑप्शनल से क्लास अलग अलग थोड़े ना है, जब टॉपिक एक ही है तो हम एक ही बार पढ़ेंगे ना। वही टॉपिक प्रीलिम्स में भी पूछा जाएगा, वही टॉपिक मेंस में भी पूछा जाएगा, वही टॉपिक्स ऑप्शनल में भी पूछा जाएगा। तो डेफिनेटली हम एक ही बार पढ़ेंगे, वो सब जगहों पर पूछा जाने वाला उसी जो टॉपिक आपने क्लास में पढ़ा है वहीं से प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आने वाले हैं। प्रीलिम्स में टाइप जो है क्वेश्चन का वो बदल जाएगा। प्रीलिम्स में जो है हमारे पास में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन जो है वो आएंगे, जिसमें 4 ऑप्शन होंगे, हमें उन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन जो है वो चूज करना है। वहीं जब हम मेंस में आएंगे या ऑप्शनल में आएंगे तो वहां पर हमारे सामने सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन लिखा है, उसके 200 शब्दों में आंसर लिखना है, पूरा आंसर राइटिंग करके अपने को आंसर देना है। टाइप बदल जाएगा, टॉपिक वही का वही रहेगा, कंसेप्ट वही का वही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ जाता। राइट तो ये हमारा क्लाइमेटोलॉजी सेक्शन जो है वो हमारा कुछ इस प्रकार के टॉपिक्स हमें देखने को मिलते हैं। कहाँ से पढ़ेंगे सर, कैसे हमारा ये पार्ट जो है वो कवर होगा, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उससे पहले जो है कुछ जो अनाउंसमेंट है आपके लिए उनके बारे में बात कर लेते हैं। ज्योग्राफी ऑप्शनल का बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है। आप सभी बच्चे तो वैसे भी क्लास में ही देख रहे हो, जो बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं वही देख रहे हैं, जो बच्चे बाद में इसको देखेंगे, ये हमारा बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है। आज हम अभी हमारा सिलेबस डिस्कशन वाला पार्ट जो है वो चल रहा है, हम सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। सिलेबस डिस्कस करना किसी भी सेक्शन के लिए, चाहे बात प्रीलिम्स की हो, चाहे बात मेंस की हो, चाहे बात ऑप्शनल की हो, सिलेबस को समझ लेने से आधी जंग जीत जाते हैं। आधी बात समझ आ जाती है, क्या पढ़ना है क्या पढ़ना है ये हमें समझ आ गया, अब सिर्फ हमें पढ़ना ही है। जब तक बच्चे को सिलेबस नहीं समझ आता तब तक उसे यही नहीं समझ आता क्या पढ़ना है। जैसे जनरली बच्चे हमारे पास आते हैं, सर न्यूज़पेपर उठाते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आता कौन सी न्यूज़ हमारे काम की है, कौन सी न्यूज़ हमारे काम की नहीं है। ये तभी होता है जब आपको सिलेबस नहीं पता होता। अगर आपको सिलेबस पता है तो आपके साथ में ऐसी दिक्कत आ ही नहीं सकती है, क्योंकि आपको पता है सिलेबस के जीएस पेपर 2 के अंतर्गत जो है ये सेक्शन लिखा हुआ, पॉलिटी वाला सेक्शन लिखा हुआ, उससे ये न्यूज़ कनेक्ट होती है। अगर आपने सिलेबस अच्छे से समझा है तो कैसे कनेक्ट हो रही है आपको समझ में आ जाता है। हाँ साइक्लोन आया है, जीएस पेपर 1 के अंतर्गत जो पार्ट है उससे कैसे कनेक्ट होता है, या ऑप्शनल में अभी हमने क्लाइमेटोलॉजी का सिलेबस देखा, वहाँ साइक्लोन का नाम हमने देखा, तो डेफिनेटली कहीं साइक्लोन आया हमें न्यूज़पेपर में दिखाई दिया, वो यहाँ से कनेक्ट होता है। जब हमें सिलेबस पता है तो हमें कहानी बहुत अच्छे से समझ होती है, नहीं पता है तो मामला गड़बड़ हो जाता है। तो फिलहाल हमारा जो ज्योग्राफी ऑप्शनल का बैच है ये 10 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है। इसकी सिलेबस डिस्कशन की क्लासेस, ये तीसरी क्लास आज जो आप देख रहे हैं, ये थर्ड क्लास जो है वो हमारी चल रही है। तो सिलेबस डिस्कशन का काम चल रहा है, उसके बाद हमारे टॉपिक्स जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। हम एक एक टॉपिक जो अभी सिलेबस में डिस्कस कर रहे हैं उस एक एक टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो जो बच्चा अभी ज्वाइन होना चाह रहा है जल्दी से जल्दी इस बैच के साथ में ज्वाइन हो जाए। आपको फिलहाल 50% ऑफ का डिस्काउंट मिल रहा है। 30,000 रुपये का बैच है लेकिन 15,000 रुपये में अवेलेबल हो रहा है। उसमें भी अगर आप पीवी सर 500 कूपन कोड लगाएंगे, जब आप बैच खरीदने जाएंगे तो वहाँ पर कूपन कोड का ऑप्शन होता है, और वहाँ पर अगर आप इस कूपन कोड को लगाएंगे तो आपको 500 रुपये का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा। यानी ये बैच आपको 14,500 रुपये में अवेलेबल हो रहा है फिलहाल। बाद में ये ऑफर खत्म हो जाएगा, पूरे 30,000 रुपये का बैच हो जाने वाला है। तो जो बच्चे जुड़ना चाह रहे हैं, अभी डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, आपको डबल डिस्काउंट मिल रहा है, 50% ऑफ का एक बहुत बड़ा डिस्काउंट ऑलरेडी मिल रहा है, और 500 रुपये का और डिस्काउंट आपको मिल रहा है। तो जो बच्चा जुड़ना चाह रहा है जल्दी से जल्दी जुड़ जाए, बाद में ये डिस्काउंट्स खत्म होने के बाद में कंप्लीट फीस जो है वो पे करनी पड़ेगी। ऐसा हर बार होता है, जब भी डिस्काउंट बंद होते हैं उसके बाद बच्चे हमारे पास में आते हैं, सर हमें उस डिस्काउंट में ये बैच दिला दीजिए, उस डिस्काउंट में हमें ये बैच दिला दीजिए। ये फिर नहीं हो पाता है, ये तब जो है संभव नहीं हो पाता है। अभी आप जुड़ना चाहते हैं, अभी डिस्काउंट्स कंटिन्यूड है, आप जुड़िए। बाद में जब डिस्काउंट बंद हो जाएंगे उसके बाद
कुछ नहीं किया जा सकता है। तो आप अगर इस बैच के साथ में जुड़ना चाहते हैं और डिटेल जानना चाहते हैं, इस दिए हुए नंबर पर कॉल करके बाकी की डिटेल्स आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे मैपिंग से बहुत ज़्यादा डरते हैं, जनरली देखा है मैंने, बच्चे जनरली मैपिंग के साथ में कंफर्टेबल नहीं होते। मैपिंग से बहुत ज़्यादा डर लगता है सर, मैपिंग समझ ही नहीं आती, पता नहीं क्या होता है, कैसे काम करती है। मैपिंग एक बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, लेकिन हम क्योंकि उसको पढ़ना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, हम उसको भी रटना चाहते हैं। बचपन से हम हर चीज़ों को रटते आए हैं, मैपिंग को भी रटने की कोशिश करते हैं। रटा नहीं जा सकता, मैपिंग को रटा नहीं जा सकता। मैपिंग के अपने कुछ कंसेप्ट होते हैं, उन कंसेप्ट को समझना पड़ता है। फिर मैप एक तरीके की किताब है, एटलस जो है वो एक प्रकार की किताब है, उसको पढ़ने के कुछ कंसेप्ट्स हैं, कुछ तरीके हैं, उसकी अपनी एक भाषा है, अपनी एक लैंग्वेज है। उस लैंग्वेज को हम पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं, जान लेते हैं, उसके बाद हम उसको अप्लाई करके देखने लगते हैं, तो मैप हमें समझ आने लगता है। मैप की दुनिया जो है वो फिर हमें बहुत अच्छे से समझ आने लगती है। तो ये सब समझाने के लिए, ये सब मैप की लैंग्वेज कैसे है वो समझना, प्लस मैप की लैंग्वेज से कैसे हम मैप को पढ़ें, मैप को जाने, पूरी दुनिया को जाने। मैप बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, लेकिन बच्चों को उतना ही भयंकर लगता है, जबकि वो उतना भयंकर है नहीं। बहुत सिंपल, बहुत शानदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, और बहुत छोटा भी होता है। अगर हम यूपीएससी के सिलेबस में देखें, बड़े 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 सब्जेक्ट्स हैं जिनके लंबे चौड़े सिलेबस है, लेकिन मैपिंग सेक्शन उसके सामने बहुत छोटा है। अगर एक एक सब्जेक्ट को देखो वो हाथी के बराबर है, तो मैपिंग जो है वो एक मच्छर के बराबर टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन नंबर दिलाता बहुत शानदार। प्रीलिम्स में इस साल अगर आप 2024 के प्रीलिम्स में देखें, 9 क्वेश्चन आए, 100 पेपर का क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन का पेपर है, जिसके अंदर से 9 क्वेश्चन हमारे सीधे सीधे यहां से आए। तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन भी बन जाता है, और बहुत छोटा सेक्शन भी है, और बहुत इजी सेक्शन भी है, बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन भी है। बस पढ़ना आना चाहिए। तो पढ़ना कैसे आए, कैसे सीखें, मैपिंग कैसे करें, मैपिंग कैसे सीखें, उसके लिए आपके लिए एक ज़बरदस्त बैच जो है हमारी तरफ से, उजांक आईएएस एकेडमी की तरफ से एक ज़बरदस्त इनोवेशन आपके लिए यहाँ पर है। लंबा बैच है ये, 4 महीनों का बैच है। बच्चे समझते हैं सर आप 10 दिन पढ़ाओगे मैपिंग खत्म कर दोगे। हमारे इंस्टीट्यूट में ऐसा नहीं होता, वो दूसरे इंस्टीट्यूट्स में होता है जहाँ 10 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 15 दिन में मैपिंग खत्म हो जाती है। हमारे यहाँ 4 महीने चलेगा ये बैच। डिटेल में एक एक चीज़ जो है वो डिटेल में पढ़ी जाएगी, और सारी चीज़ें, ज्योग्राफी सब्जेक्ट पूरा मैपिंग के साथ कनेक्ट करके आप यहाँ पर समझेंगे। हिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशंस, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो आप देखते हो, जो वर्ल्ड में भी इस समय पर चल रहे होते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर आपको पढ़ाई जाती है, यहाँ पर आपको सिखाई जाती है। तो ये एक हमारी तरफ से एक स्पेशल इनोवेशन जो है वो आपके लिए है। और ये बैच हमारा 22 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, 22 जुलाई से स्टार्ट होने जा रहा है। तो जो बच्चा अभी जुड़ना चाह रहा है, अभी डिस्काउंट्स भी मिल रहे हैं इस पे। 1999 का बैच है, लेकिन फिलहाल आपको सिर्फ 999 रुपये में मिल रहा है। 50% ऑफ का डिस्काउंट अभी आपको मिल रहा है। जो बच्चा जुड़ना चाह रहा है डेफिनेटली जुड़ सकता है। बाद में ये डिस्काउंट नहीं मिलेंगे, बाद में फिर बच्चे आएंगे सर हमें लेना है, लेकिन हमें सर 999 में दिला दो, 999 में दिला दो, नहीं हो पाएगा। तब अगर डिस्काउंट खत्म हो गए तो 1999 रुपये में ही मिलेगा फिर ये बैच। तो अभी जो जुड़ना चाह रहा है, डिस्काउंट जब तक होते हैं तब तक तो बच्चे लेते नहीं है, बाद में पता नहीं उनकी नींद कब उड़ती है, कैसे उड़ती है, बाद में आएंगे हमारे पास में, तब हम कुछ नहीं कर सकते। अभी अगर आप ज्वाइन होना चाह रहे हैं, डेफिनेटली आप इस डिस्काउंट के साथ में इस बैच को अभी आप ले सकते हैं। कंप्लीट मैपिंग, एडवांस मैपिंग, मेंस तक के लेवल की सारी मैपिंग जो है आपकी यहाँ पर कवर होगी। और जो बच्चे ऑप्शनल के हैं, डेफिनेटली उनको मैपिंग के जो क्वेश्चंस हमारे ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 2 के अंतर्गत आते हैं, वहां पर भी बहुत बड़ी हेल्प यहाँ पर मिलने वाली है। और डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं, दिए हुए नंबर पर कॉल करके डिटेल ले सकते हैं, 8750711100 या 22333445, इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आंसर राइटिंग का बैच जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, ये एनुअल बैच है, पूरे साल का बैच है। हर रोज आपकी आंसर राइटिंग जो है यहाँ पर कराई जाएगी पूरे 1 साल के लिए। पर जो बच्चे जो है इस बैच को खरीद नहीं पा रहे थे, सर हम तो खरीद नहीं पा रहे, एक साथ इतनी सारी फीस नहीं पे कर पा रहे हैं, इसको हमने मंथली कर दिया है। प्रति माह जो है आप 1999 रुपये प्रति माह पे करके हर महीने आप जो है इस बैच को पढ़ सकते हैं। ये बैच फिलहाल अभी आपको जो है प्रति माह पर मिल रहा है, बाद में ये वापस से प्रति माह वाला सिस्टम जो है वो हट जाएगा, फिर आपको एक साथ में फीस जो है वो पे करनी पड़ेगी। 25,000 रुपये एनुअल का ये बैच है। तो यहाँ पर आपको फायदा भी हो रहा है, प्रति माह 2-2 हज़ार रुपये दोगे तो 24,000 रुपये साल के ही होंगे, 1,000 रुपया तब भी बच रहा है, और आप हर महीने इंस्टॉलमेंट के रूप में भी इसको पे कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा एडवांटेज आपके लिए है। बाइलिंगुअल बैच है, हिंदी इंग्लिश दोनों में चलता है, ऑनलाइन बैच है हमारा। जो बच्चा जुड़ना चाह रहा है डेफिनेटली इस बैच के साथ में जुड़ सकता है। जो बच्चे ऑफलाइन जुड़ना चाह रहे हैं, हमारा गुरुकुल बैच जो है
वो स्टार्ट हो चुका है। आज 15 जुलाई से नया बैच स्टार्ट हो चुका है। ज्योग्राफी वाला सेक्शन उजांग सर स्टार्ट कर चुके हैं। आप लोगों ने यूट्यूब पर वो सेशन जो है वो देखा होगा, या बाकी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वो सेशन डेफिनेटली देखा होगा। नहीं देखा है तो डेफिनेटली जा करके उसको देखें। तो ज्योग्राफी से ही आज नया बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो जो बच्चे जुड़ना चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी अभी जुड़ जाएं। अभी आपकी क्लासेस ज़्यादा मिस नहीं हुई हैं, जल्दी से जल्दी अभी आप जुड़ सकते हैं। कंप्लीट प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू का सारा पार्ट जो है वो आपका यहाँ पर कवर होता है। ऑफलाइन गुरुकुल कैंपस जो है हमारा नोएडा के अंदर, वहां पर आकर के आप पढ़ेंगे। सारी सुविधाएं वहां पर आपको मिलेंगी, खाना पीना, रहना ठहरना वगैरह। योगा टीचर जो है वो आपके लिए लगाए गए हैं, योगा करवाते हैं आपको। इसके अलावा भी बहुत सारी सुविधाएं, बुक क्लब जो है वो आपके लिए बनाया गया है, लाइब्रेरी की फैसिलिटी आपके लिए बनाई गई है। वो सारी सुविधाएं जो है वो आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल हैं। आपको बस टीचर्स की, मेंटर्स की गाइडेंस में पढ़ना है। बच्चा कई बार जो है, सर हम खुद सेल्फ स्टडी करेंगे, खुद पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने में उसको समझ ही नहीं आ पाता क्या पढूं क्या नहीं पढूं, सेग्रीगेशन नहीं हो पाता, छटाई नहीं कर पाता। यहाँ पर मेंटर्स के साथ में आप आराम से जुड़ करके ऑफलाइन क्लासेस जो है, क्लास में टॉपिक पढ़ोगे, घर जाकर के रूम पे जाकर के रिवाइज करना है, और साथ ही साथ उसमें जिस भी प्रकार की दिक्कत आ रही है, हम और कहाँ से पढ़े क्या पढ़े, वो सारी सुविधाएं हमने यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल करा रखी है। तो जो बच्चा इस ऑफलाइन बैच के साथ जुड़ना चाहता है, आज क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, आपने उजांग सर का सेशन देखा होगा। तो जो बच्चा जुड़ना चाह रहा है डेफिनेटली अभी जल्दी से जल्दी जुड़े। डिस्काउंट्स भी अवेलेबल हैं फिलहाल, बाद में वो डिस्काउंट्स भी जो है वो हट जाने वाले हैं। और जो बच्चे एनसीईआरटी बैच के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, तो एनसीईआरटी बैच जो है हमारा चैप्टर बाय चैप्टर बैच, वो अभी आपको मिल रहा है और बहुत नॉमिनल फी में मिल रहा है। इस पर भी जबरदस्त डिस्काउंट आपको मिल रहा है। 12,000 रुपीज का बैच है, लेकिन फिलहाल आपको 2,999 रुपए में उपलब्ध है। 75% का डिस्काउंट यहाँ पर भी मिल रहा है। बाद में बार बार कह रहा हूँ, ये डिस्काउंट्स बाद में बंद हो जाएंगे, हट जाएंगे, तब बच्चे फिर आकर के बोलते सर वो डिस्काउंट वाली प्राइस में हमें ये बैच दिला दो, तब नहीं हो पाता है। अभी आप जुड़ना चाह रहे हैं, डेफिनेटली जुड़ सकते हैं इन डिस्काउंट्स के साथ में। तो 8 महीने का एक लंबा बैच है ये एनसीईआरटी, चैप्टर बाय चैप्टर, एक 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 चैप्टर जो है वो आपको यहाँ पर कवर करवाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। तो जो बच्चे यहाँ जुड़ना चाह रहे हैं, इस बैच के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, ऑनलाइन बाइलैंग्वेज बैच होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेगा। इस बैच के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। और डिटेल किसी भी बैच के बारे में आप जानना चाह रहे हैं, दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 8750711100, या 22233445, किसी भी नंबर पर आप कॉल करके बाकी की जानकारी ले सकते हैं। तो ये सारे कोर्सेज जो हैं वो आप लोगों के लिए अभी अवेलेबल हैं। चलिए बात करते हैं बुक्स की, जहां पर हमने बात करी थी लास्ट। कौन सी बुक से हम इस सेक्शन को कवर कर सकते हैं? क्लाइमेटोलॉजी सेक्शन को समझने के लिए, जानने के लिए पहले हमें एनसीईआरटी बेसिक्स जो है वो कवर होने चाहिए। एनसीईआरटीज हमने अगर अच्छे से पढ़ रखी है तो डेफिनेटली यहाँ पर क्लाइमेटोलॉजी बहुत अच्छे से आपको, किसी भी बुक से, फिर आप किसी बुक के साथ जा सकते हैं, आपको समझ में आएगी। जो बच्चे मेरे साथ में बैच ज्वाइन करेंगे उनको इतनी टेंशन नहीं लेनी। बच्चे कई बार टेंशन में होते, सर हमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, हमें क्या ऑप्शनल समझ आ जाएगा? आ जाएगा, टेंशन मत लो, आ जाएगा। क्योंकि आप क्लास में ज्वाइन होते हैं ना, तब हमें पता होता है कि बच्चों ज़्यादातर जो है वो एनसीईआरटी पढ़े ही नहीं होते, या पढ़ी भी है तो उन्होंने ढंग से नहीं पढ़ी, उन्हें कुछ नहीं आता है, या थोड़ा बहुत ही आता है, 10-20% ही आता है, वो प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है ही नहीं। तो हम जब क्लास में कोई भी बच्चा आता है तो उसे बिल्कुल जीरो से ही पढ़ाते हैं। तो जो बच्चा एनसीईआरटी नहीं पढ़ चुका है तब भी वो हमारे बैच में आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चा खुद प्रिपरेशन कर रहा है, मैं उनको बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी जो है वो पहले प्रिपेयर होनी चाहिए, उसके बाद आप किसी स्टैंडर्ड बुक की तरफ बढ़ेंगे, वरना आपको वो स्टैंडर्ड बुक समझ ही नहीं आएगी, क्या कहना चाह रही है, बिल्कुल भी हवा नहीं लगेगी। उसके बाद आप इनमें से किसी भी एक बुक की तरफ बढ़ सकते हैं। तीनों बुक जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। क्लाइमेटोलॉजी बाय डीएस लाल, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। क्लाइमेटोलॉजी बाय डॉक्टर के पांचाल, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। और क्लाइमेटोलॉजी बाय सविंद्र सिंह, जलवायु विज्ञान सविंद्र सिंह, ये भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आप तीनों में से किसी भी एक बुक के साथ में जा सकते हैं। तीनों किताबें अच्छी हैं, तीनों में से किसी भी एक किताब से आप पढ़ सकते हैं। एक ही पढ़नी है। बच्चे कई बार सोचते हैं सर आपने 4 की लिस्ट पकड़ाई है तो चारों की चारों किताबें हम खरीद लेंगे, समय नहीं मिलेगा आपको। और आप देखोगे 80-90% कंटेंट कॉमन मिलेगा, कुछ स्पेशल नया नहीं मिलने वाला। वही कहानी जो यहाँ लिखी है वही कहानी यहाँ भी मिलेगी। तो इस वजह से आपको एनसीईआरटी पढ़नी है 6 से लेकर 12th क्लास तक की। उसके बाद इनमें से कोई भी एक बुक जो है उसको आप पढ़ सकते हैं। तीनों किताबें अच्छी हैं और तीनों हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो ना हिंदी वालों को यहाँ पे कोई समस्या है, 3 ऑप्शन उनके पास भी है, इंग्लिश वालों के पास में भी 3 ऑप्शन है। तीनों में से कोई भी एक बुक जो है वो आप पढ़ सकते हैं। आप डीएस लाल पढ़ सकते हैं, अच्छी किताब है। सविंद्र सिंह पढ़ सकते हैं, अच्छी किताब है। तो ये किताबें हैं जिनसे कि आप इस पार्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं।
मैं बता चुका हूं, जो बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं उनको टेंशन नहीं लेनी है, उनको कैसे क्या करना है मैं आगे आपको धीरे धीरे बताता चलूंगा। एनसीईआरटी से कैसे पढ़ना है इस टॉपिक को, बुक से कैसे पढ़ना है इस टॉपिक को, सारी चर्चा हम जैसे जैसे एक एक टॉपिक पढ़ते जाएंगे उसके साथ में चर्चा होती चली जाएगी। नोट्स कैसे बनाएं, क्या करें, सब चीज़ों के बारे में आगे चर्चा हमारी होती चली जाएगी। राइट, चलिए तो अब सेशन को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। इस टॉपिक को और आगे देखेंगे, सिलेबस को और आगे देखेंगे। अभी हमने जियोमॉर्फोलॉजी एंड क्लाइमेटोलॉजी को देखा है, अभी हमने जियोमॉर्फोलॉजी भू आकृति विज्ञान और क्लाइमेटोलॉजी जलवायु विज्ञान, ये 2 सेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं। अभी बाकी का पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट क्लासेस में और अगले सेशंस के अंदर कवर करते हुए चलेंगे। एक एक सेक्शन को डिटेल में बात की जाएगी। अपना टॉपिक जो है आज आपने देखा, हमने कम से कम आधा पौन घंटा 40 से 45 मिनट जो है वो सिर्फ क्लाइमेटोलॉजी को दी है। ऐसे हम एक टॉपिक को एकदम डेप्थ में डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे, क्योंकि मैं आपको हर बार कह चुका हूँ सिलेबस को जान लेना हमारी आधी जंग जीत ली हमने, हमें आधी तैयारी हो गई हमारी, हमें ये समझ आ गया पढ़ना क्या है। अब सिर्फ हमें पढ़ना ही है, उस टॉपिक समझ आ गया ये पढ़ना है, उस टॉपिक को बुक उठा करके पढ़ना ही है। बुक नहीं है या हमें बुक से नहीं समझ आ रहा, क्लास में पढ़ेंगे, पहले हम क्लास में पढ़ करके सारी कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर समझ लेंगे क्लास के अंदर, उसके बाद हमें बुक से उसको रिवाइज करना रहा, उसको हमें पढ़ना रहा, तो मामला काफ़ी सिंपल हो जाता है। इसीलिए मैं डिटेल में जब भी सिलेबस एनालिसिस आपके लिए लाया जाता है हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा, चाहे वो जांग सर करें या और फैकल्टीज करें, मैं करूं, कोई भी आपके लिए सिलेबस एनालिसिस लाते हैं, सबसे लंबा सिलेबस एनालिसिस लेकर के आते हैं, ताकि आप एक एक चीज़ को एकदम गहराई के साथ में, एकदम डेप्थ के साथ में समझ सकें। खास तौर से वो बच्चे जो सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो बच्चे हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, डेफिनेटली उनको भी हेल्प मिलेगी, उनको भी समझ आ जाता है सिलेबस क्या है, तो हमारे साथ में उनकी कनेक्टिविटी प्रॉपर बैठ पाती है, वो हमारे साथ में ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ाई और तैयारी कर पाते हैं। चलिए तो सेशन को अभी एंड करते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम ओशिनोग्राफी बायोजियोग्राफी वाले अगले सेक्शंस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू एवरीवन।